हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जय माँ सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज़्यादा ही सुबह हो गया ना। 6:30 बजे से क्लास कर दी गई भाई। आपको मे भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आज आज बता दिया जाएगा, ठीक है। 6:30 बजे से क्लास हो गई है। और आपके क्लास की टाइमिंग भी बढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब आपके क्लास की टाइमिंग बढ़ेगी भाई, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करानी है, ठीक है ना। सब कुछ वेल मेंटेन कर के लेके चलना है, ठीक है ना, इसलिए क्लास की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, राधे राधे। चलो भाई। तो देखो, मैं थोड़ी सी चीज़ें पीछे की बता देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें मैं पीछे की बता देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बेटा सारी क्लासें चलेंगी, जीटी की चलेगी, हिंदी की चलेगी, सारी क्लासें चलेंगी। पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। सुबह की शुरुआत फिजिक्स के साथ। हाँ बेटा, डेली टाइमिंग 6:30 बजे है ना। अब क्लास टाइम कितना कर दिया मैंने। क्लास टाइम, फिजिक्स क्लास टाइम ना। फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 1। फिजिक्स पार्ट 1। क्लास टाइम 6:30 AM डेली। नहीं, ये हो रहेगा क्या, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे स्पेशल। संडे की टाइमिंग अलग रहेगी, संडे की टाइमिंग सैटरडे को बताई जाएगी, ठीक है ना। संडे की टाइमिंग अलग रहेगी बेटा। ठीक है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अब क्लासेस सारी चलेंगी, आप टेंशन ना लो, सारी क्लासें चलेंगी। जो भी क्लास बोला गया, जो भी प्रॉमिस किया गया है, सारे क्लास चलेंगे, आप टेंशन ना लो। रौनक पाल, सुशील, सूरज, धानु, रंजना, आदित्य, जितने भी लोग आए हो लाइव अभी तक, सभी को गुड मॉर्निंग। टाइमिंग यह रहेगी, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो, आपको भी हमें जगाना है, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग खुद नहीं जगते हो, तो आप लोग को जगाने के लिए मुझे यह टाइमिंग करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह जितना जल्दी उठोगे, बात समझ में आ रहा है ना, सुबह जितना जल्दी उठोगे आपको उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। सुबह लेट से उठोगे, आपकी टाइमिंग हो जाएगी कम, ठीक है ना। आप अपने सुबह की टाइमिंग जितना ज्यादा रखे रखे रहोगे, उतना ही ज्यादा आपके पास टाइमिंग मिलेगी। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास को स्टार्ट करें। चलो। चलो भाई, आ जाओ सभी लोग। तो पहले मैं इसमें कुछ चीजें बता देता हूं अनुगमन वेग के बारे में फिर से। देखो, धारा घनत्व से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन लेता हूं। धारा घनत्व से रिवीजन लेकर ओम के नियम तक पहुंचते हैं, तब प्रतिरोध को पढ़ते हैं। हमें पढ़ना प्रतिरोध है, लेकिन थोड़ी सी मैं पीछे की चीज आपको रिवीजन करा दूं। बेटा सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना, धारा घनत्व, धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी के बारे में। करेंट डेंसिटी क्या मैंने पढ़ाया था सर। करंट डेंसिटी को जे से कहते हैं, जे बराबर I/A। करंट डेंसिटी को किससे दिखाते हैं बेटा, जे से। जे बराबर क्या होता है, I/A। बात समझ में आ रहा है ना। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, जे बराबर I/A होता है। इतना सबको पता है, सबको मैंने इतना पढ़ाया था। बोलो भाई, क्लियर है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल देखो, अब यहां से हम कुछ चीजें यहाँ पे एक्सचेंज भी कर सकते, और मैंने एक बताया था जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर क्या बताया था बेटा मैंने, सिग्मा ई, और रो बराबर क्या हो, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा 1/रो, सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो, इसको प्लेस कर दो, तो जे बराबर क्या लिख सकते हो E/रो, जे बराबर क्या लिख सकते हो E/रो, यह भी रिलेशन है। यह सब किसके बराबर, जे बराबर धारा घनत्व, अलग अलग टर्म में, अलग अलग टर्म में है, ठीक है। सिग्मा को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा को हम कहते हैं चालकता, और रोह को क्या कहते हैं प्रतिरोधकता। अरे बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, यहां तक चीजें हमने आपको पढ़ा रखी थी। तो यहीं से हम कहते थे सर, यहां से देखो कहते थे जे प्रोपोर्शनल टू आई, पहला क्या हो जाएगा यहां से जे प्रोपोर्शनल टू आई, और एक हो जाएगा जे प्रोपोर्शनल टू ई। यहां से यह मैंने बता, यहां से कल मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन कराया गया था कल, यहां से क्वेश्चन हुआ था कि सर जो धारा घनत्व तो जे होता है वह आई के समानुपाती होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी समानुपाती होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती। तो यहीं से आया था, देखो यहां से यह रिलेशन चीज, बात समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन इज क्लियर, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको। चलो, जहां तक, जब यहां तक की चीजें क्लियर है तो अनुगमन वेग की बात करते हैं बेटा, अनुगमन वेग की बात करते हैं जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, हम इसको दिखाते हैं VD से, किससे दिखाते हैं बेटा VD से, किससे दिखाते हैं VD से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था I बराबर NEA VD। जैसे अगर मैं कह दूं कि कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, इसका वेलोसिटी कितना है बेटा, इसका वेलोसिटी क्या अनुगमन एक VD हो, है ना, और यह किसी क्रॉस सेक्शन एरिया A से पास करता हो, और इस पर आवेश E हो, या आवेश E की जगह अगर Q ले लेंगे तो वह हो जाएगा, और इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, तो I बराबर N, और इसमें प्रवाहित धारा कितना I है, तो I बराबर NEA/VD, या इसी को ऐसे भी मैंने पढ़ाया था I बराबर NQA/VD। तो भाई अगर आवेश Q होगा तो Q लिख देंगे, अगर आवेश क्या होगा Q होगा तो Q लिख देंगे, अगर आवेश E मान लोगे, एकांक आवेश मान लोगे तो आवेश E होगा केवल, क्यों, Q बराबर Ne बेटा, बेटा क्या होता है बेटा Q बराबर Ne, अगर N बराबर 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो मैं क्या बोलूंगा 1E हो जाएगा, तो सिंपली E चार्ज हो जाएगा, तो I बराबर NEA/VD। तो यहां से मैं अगर बोलूंगा सर VD बराबर क्या हो जाएगा, तो I/NEA, बोलो I बराबर क्या हो जाएगा, मतलब VD बराबर I/NEA। क्लियर है मेरे भाई, बोलो यहां तक सभी को क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ध्यान देना जरा, अब यहाँ पे चीजें ध्यान देना है आपको कि सर यहां से आपने बता दिया VD बराबर I/NEA, तो सर अभी बताया आपने J बराबर I/A, J बराबर I/A बताया, तो देखो IA, तो इसको क्या लगता है J/NE, J/NE हो जाएगा सर, I J बराबर I/A, तो देखो IA है ना, तो क्या हो जाएगा J/NE हो जाएगा, धारा घनत्व के टर्म में हो जाएगा, इतना क्लियर है। और सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया J बराबर सिग्मा ई, J बराबर सिग्मा ई बताया, तो इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं सर सिग्मा ई बटे यानी, सिग्मा ई बटे यानी भी लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो J बराबर सिग्मा ई, J का मान रख दिया मैंने, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सर सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर सर मैंने बताया कि 1/रो, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं E बटे रो यानी, यह भी लिख सकता हूं। अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत है, यह हो जाएगा, यहां से लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे सब लोग। अब जरा बताना E बराबर क्या होता है बेटा V/L, E बराबर क्या होता है V/L या V/D, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आगे अगर मैं लिखूं पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं V बटे रो L N E,
यह भी तो लिख सकता हूं। ये सारे फार्मूले, ये सारे रिलेशन VD के हैं। तो यहां से देखो क्या क्या मिलेगा। बोलोगे सर VD प्रोपोर्शनल टू I होगा पहला रिलेशन। एक होगा सर VD प्रोपोर्शनल होगा धारा घनत्व J के होगा। अगला कह दोगे सर कि VD प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगला बोलोगे सर VD प्रोपोर्शनल होगा, VD प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सर बोलोगे विभव के। इतनी सारी चीजें बोल सकते हो। जो भी क्वेश्चन पूछेगा बोलते चलो बोलते चलो। आज क्लास मैंने 6:38 मतलब सुबह 6:38 पे स्टार्ट किया। पीछे की चीजें अभी रिवाइज करा रहे हैं। 7 बजे से प्रतिरोध चालू करेंगे। कितने बजे से बेटा? 7 बजे से। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। क्लियर? ऑल इज क्लियर? क्लियर। चल मेरे भाई, यहां तक की चीजें हो गई। जब यहां तक की चीजें हो गई सर बेटा, तो मैंने इसके बाद बताया था श्रांति काल। क्या बताया था? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बेटा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है, दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों, मतलब इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है, टाइम इंटरवल लगता है, उसे क्या कहते हैं? श्रांति काल। और श्रांति काल को बेटा किससे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हो। मैंने बताया था लैम्डा अपान क्या होता है? VRMS। लैम्डा अपान कितना बताया था मैंने? VRMS। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बताया था मैंने? लैम्डा अपान VRMS बताया था। क्लियर है? लैम्डा अपान VRMS मतलब लैम्डा क्या होता है? माध्य मुक्त पथ। टाउ इक्वल टू हो जाएगा माध्य मुक्त पथ बटा VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, है ना? यह हो जाएगा। यह श्रांति काल मैंने पढ़ाया था आपको। क्लियर है सबको? इसके बाद हाँ बेटा सभी को गुड मॉर्निंग भाई, आते जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। हाँ क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट हो गई, पीछे की चीजें अभी मैं दोहरा रहा हूं। उसके बाद बेटा मैंने क्या पढ़ाया? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गतिशीलता। गतिशीलता, है ना? क्या पढ़ाया मैंने आपको? गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या होती है बेटा? गतिशीलता को दिखाते हैं म्यू से, मोबिलिटी होती है। गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं, कहते हैं अनुगमन वेग VD। क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग VD इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता बोलते हैं। यह क्या होता है बेटा? VD/E। ठीक है, यह VD/E होता है। सभी को गुड मॉर्निंग। सर बहुत जल्दी आज शुरू कर दिया। हाँ बेटा बिल्कुल जल्दी। आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ानी है मुझे। क्लास 6:30 बजे से अब चलाएंगे। आप लोग को सुबह सुबह उठाना है, क्योंकि आपको जितना सुबह हम जगाएंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है ना? अगर सोचो कि मैं आपको 6 बजे से क्लास कर दूं
तो अगर आप 7 बजे उठ के उठते हो तो 1 घंटा तो यह स्पेशली मिल गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो ही गया, बाकी पूरा दिन जैसे होता है वो तो होता ही है। तो सुबह जितना जल्दी उठोगे टाइम उतना ज्यादा मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना? तो सुबह पहले उठोगे समय बढ़ जाएगा आपका। इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया था ओम का नियम। क्या बताया मैंने? ओम का नियम पढ़ाया। क्या पढ़ाया बेटा मैंने? ओम का नियम। तो ओम के नियम में कोई समस्या तो थी नहीं। ठीक है, हाँ सभी गुड मॉर्निंग। ओम का नियम क्या बताया कि भाई V प्रोपोर्शनल टू I होता है। किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में या किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे तो उस चालक में जो प्रवाहित धारा है उसमें विभवांतर के समानुपाती होता है। उत्पन्न उसमें जो विभवांतर उसके समानुपाती, इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो आर जुड़ जाता है कांस्टेंट, तो V बराबर आर आई होता है। तो सिंपली अच्छा लगने के लिए आई आर लिखते हैं, है ना। और यहीं से प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V बटे आर। V बटे आर, आर क्या होता है यहाँ पे? प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और इसी प्रतिरोध के बारे में हमें चर्चा करनी है आज। आज की जो क्लास होगी इसी प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 6:30 बजे से बिल्कुल अच्छा, 6:30 बजे से जमेगा। हम लोग फिजिक्स की क्लास सुबह सुबह क्लास 6:30 बजे से करेंगे, न तो 6 न तो 7 बीच वाले में चलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। तो बेटा यहां तक चीजें हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। अब क्या पढ़ेंगे? यहां से प्रतिरोध पढ़ेंगे। रजिस्टेंस बोलते हैं, रजिस्टेंस। प्रतिरोध जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टेंस बोलते हैं। अरे का लिख दिए हैं तब? अरे यार बताना चाहिए, ओहो गड़बड़ हो गया, सॉरी यार। चला ठीक है, एक आई भी बटा आई, ठीक है चल। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो कहते हैं किसी चालक के लिए विभव और धारा के अनुपात को, विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन सर प्रतिरोध होता क्या है? कहते हैं किसी चालक में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं? किसी चालक में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, क्या होता है बेटा? जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध। मतलब किसी चालक, किसी चालक, किसी चालक में धारा के, विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल आर से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यह तो मैंने बता दिया थ्योरेटिकल टर्म, थ्योरी में होता है। लेकिन अब आते हैं कॉन्सेप्ट की चीजें, कहते हैं यहां से कॉन्सेप्ट की चीजें कि विद्युत विभव, क्या बोलेंगे? विद्युत विभव और विद्युत धारा के अनुपात को, के अनुपात को क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलेंगे? विद्युत विभव और वैद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर जब यह प्रतिरोध हो जाएगा तो यहां से लिख देंगे आर बराबर वी बटा में आई। आर बराबर वी बटा में आई। मात्रक की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होना चाहिए? तो मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी को हम ओम के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? ओम के नाम से। ओम एक ग्रीक वर्ड है जिसको ओमेगा से दिखाते। ओम ऐसे, यह ओमेगा होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीक वर्ड है ओमेगा। तो मात्रक इसको किससे दिखाते हैं? ओम से दिखा। इसी को किससे दिखाते हैं? इसी को कहते हैं ओम, है ना? बस समझ में आ गया? एक बार मैं सच्चा कुल का नाम ले लूं, तू लोग नालायकवा का, तभी तू लोग को सुकून मिलेगा। ठीक है ना? तेजल, प्रीति कुमारी, राहुल, सरिता, आदर्श, धानु, अमन, रौनक, है ना? रौनक के बाद राजेश, राहुल, आदर्श, देवानंद, ठीक है, आकांक्षा, ठीक है, अंशु, ठीक है, आदित्य, विष्णु, ठीक है ना, सुशील, सूरज, रंजना, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, राजेश, सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। किसी को लेट नहीं हुआ, मैंने अभी तक जो पढ़ाई चीजें, पीछे की चीजें पढ़ाई हैं। ईशा कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। दीपक चौहान, सभी को गुड मॉर्निंग। किसी को लेट नहीं हुआ है, मैंने क्लास पहले ही स्टार्ट की है। मैंने बोला था क्लास पहले थोड़ा अंकिता, अंकित पाल, ठीक है, ठीक है, मैंने क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट की है। पीछे की चीजें मैंने पढ़ाई, जैसे धारा घनत्व तो क्या होता है मैंने फिर से रिवाइज कराया। ठीक है, और अनुगमन वेग क्या होता है फिर से बताया। क्रांतिकाल क्या होता है, फिर वैद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है, गतिशीलता, सॉरी, गतिशीलता क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया ओम का नियम। सारी चीजें रिवाइज हो गई। फिर मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में यहाँ से चर्चा की कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है बेटा, एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। हाँ बेटा, क्लास पहले ही स्टार्ट कर दिए। क्लास की टाइमिंग मैंने बदल दी है, 6:30 से कर दिया। आपको कल 6:30 सुबह मॉर्निंग से आना रहेगा। क्लास की टाइमिंग मैंने बदल दी है। प्रिया कुमारी, ओमकार, अरविंद, हार्दिक, जितने भी नए लोग आ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, तो ये प्रतिरोध के बारे में हो गया। प्रतिरोध क्या आता है? किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग, किसी चालक में वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है। जो अवरोध मतलब ब्रेकर, जैसे आप स्पीड ब्रेकर लेते हैं, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, है ना, तो क्या होता है रोड पे देखोगे तो स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। तो अब स्पीड ब्रेकर क्या करता है? आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। उसी तरह किसी चालक में वैद्युत धारा की स्पीड को जो कम करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो एक्चुअल में यह होगा कितना? तो कहते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर भी बटा आई, मात्रक की बात करते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? ओम कहते हैं। ठीक है, और इसको दिखाते हैं किससे? ओमेगा से। किससे दिखाते हैं? यह ग्रीक वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक शब्द है ओमेगा, इससे दिखाते हैं। ठीक है, बीमी सूत्र की बात करते सब लोग डायमेंशन फार्मूला बताओगे। बीमा सब लोग बताओ, बीमा बताओ इसका जरा। हाँ बेटा, जो वीक स्टूडेंट है, देखो वीक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके नहीं, रेगुलर मेहनत करके, म- बहुत मेहनत के साथ रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए बेटा 12 घंटा, काल पढ़े 2 घंटा, परसों सो गए। ये नहीं होता, रेगुलर से पढ़ सकते हो, रेगुलरिटी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिरोध का बेमी सूत्र डालो। सभी लोग प्रतिरोध बॉक्स में, सभी को गुड मॉर्निंग एक तरह से। ठीक है, सभी लोग प्रतिरोध बॉक्स, सॉरी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिरोध का भीमी सूत्र डालो, फटाक से डालो बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा भीमी सूत्र भाई? देखो यही से निकालेंगे तो ml² t⁻³ a⁻², a⁻², ये हो जाएगा ml² t⁻³ a⁻²। ये किसका? प्रतिरोध का भीमी सूत्र है। चलो भाई,
अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब सब लोग आ गए हो, मुझे उम्मीद है कि सब लोग आ गए होंगे। क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई थी तो मैं नोटिफिकेशन भी डलवा देता हूँ। एक बार मैं नोटिफिकेशन भी डलवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। हाँ, सभी लोग एम एल स्क्वायर टी की पावर में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो भाई आ जाओ आप। प्रतिरोध की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आ जाओ बेटा। ठीक है बेटा, चलो। कहते हैं पदार्थ का वह गुण, क्या बोलते हैं बेटा? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का, जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध का। विरोध करता है, अवरोध का मतलब प्रतिरोध का। अवरोध बोलो या प्रतिरोध बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दीपक चौहान जी कर रहे हैं, थैंक यू भाई। सर इसे लेक्चर, सर लेक्चर 4 इसे इसे सी करवा दीजिए। ये क्या होता है बेटा? सर इसे लेक्चर ये, अच्छा ये लेक्चर 4 है, इसे सही करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं सही करवा देता हूँ। मैं लेक्चर 4 है ना, अगले दिन से बोल दूंगा लेक्चर 5 हो जाएगा। इसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। ओम। प्रतिरोध का सूत्र की बात करते हैं तो कहते हैं किसी चालक के लिए यदि, किसी चालक के लिए यदि यल बराबर चालक की लंबाई हो, यल बराबर क्या हो बेटा? चालक की लंबाई हो। ए बराबर क्या हो? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो। ए क्या हो? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो। यन क्या हो? चालक के प्रति इकाई। यन क्या हो? चालक के प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या हो। अणुओं या मतलब यहाँ से नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। और टाउ बराबर क्या हो बेटा? क्रांतिकाल हो। तब चालक का प्रतिरोध। तो अब चीजें हम बढ़ा रहे हैं ना, अभी मैंने पीछे बताया सर क्या होगा, V बटे आई होगा। अब मैं चीजें बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, चीजें बढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा बेटा तब? R बराबर रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बटा एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं। ये रो का मान हमने रख दिया। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं क्या? अब देखो यहां पर बात करते हैं एम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एल बाई ए, जहां रो क्या है? चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। जहां पर रो क्या है? चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। किसी को कोई समस्या है बेटा यहाँ पे बताना, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, यह वाला रिलेशन आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में रिलेशन क्या है? बराबर है। यह वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। एम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, यह रिलेशन होता है, इसे याद रखना। सर आप सीयूटी लेवल का तो नहीं करवा रहे हैं, तब किस लेवल का करवा रहे हैं बेटा? अनुज दीक्षित जरा कमेंट करना, तब किस लेवल का है जरा बताना मुझे। ठीक है ना बेटा। तो बात करते हैं मात्रक और बीमा की। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर या ओम हो जाएगा। वोल्ट पर एम्पियर या क्या हो जाएगा बेटा? ओम हो जाएगा। एक ओम की बात करते हैं तो 1 वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा, विभव, मतलब विभव का 10 घाते 8 एमयू होता है। और धारा क्या होता है? धारा की बात करते हैं तो इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। और इसे अगर पूछा जाए तो आप जान जाना कि 1 ओम में कितना प्रतिरोध होता है, तो 10 घाते 9 EMU होता है। लेकिन इसका कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा। जैसे अगर आपको बाई द वे ये जेई मेंस लेवल का है, ये जो बातें हैं थोड़ा सा ऊपर लेवल की हैं, मैं फिर भी बता देता हूं। जैसे 1 ओम बराबर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट बते 1 एम्पियर कहने का मतलब है कि यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर हो, यदि किसी परिपथ में या किसी चालक में 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर हो,
और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उत्पन्न प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा विभव की बात करते हैं तो ईएमयू में विभव कितना होता है? तो विभव का मान 1 वोल्ट बराबर ईएमयू में विभव कितना होता है? 10⁸ ईएमयू होता है। 1 वोल्ट बराबर 10⁸ ईएमयू। धारा की बात करते हैं तो धारा क्या होता है? 10⁻⁻1 ईएमयू होता है, 0.1 होता है। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध का मान अगर 1 ओम बराबर देखेंगे तो 10⁹ ईएमयू आएगा। 10⁹ ईएमयू आएगा। अरे बेटा पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल सही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने दो चीजें आपको कंफर्म पहले बता दी हैं, मैंने आपको दो चीजें पहले ही बता दी हैं कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है अपने से, और मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करना, ऑल क्वेश्चन, एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इस बार लेवल बढ़ेगा, पहली चीज जानो भैया, लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये सीयूईटी का सेकेंड ईयर है, दूसरी बार परीक्षा हो रही है। जो सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है ना, दूसरी बार परीक्षा हो रही है। अगले बार कम लड़के एग्जाम दिए थे, इस बार कॉलेज भी बढ़ा है, लड़के भी ज्यादा जान गए कि अच्छा सीयूईटी भी कुछ होता है, तो लड़कों की संख्या भी बढ़ी है। तो भैया क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप अपनी तैयारी थोड़ी एक्स्ट्रा नहीं रखोगे तो आप पीछे हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप अपनी तैयारी नहीं बढ़ा, अगर लेवल नहीं बढ़ा के पढ़ोगे तो बेटा आप हो जाओगे पीछे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छा, पॉइंट 2 एक बार फिर से बता दें। देखो भाई ये रिलेशन, देखो ये रिलेशन आपको रो इंटू एल बाई ए होता है। रो का मान हम यहाँ से निकालेंगे, रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। ठीक है ना, एम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एल बाई ए, ऐसे ही है। ठीक है, एम का यह रो का मान है। ठीक है, रो का मान हम यहाँ पे प्लेस किया और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछेगा तो 1 ओम में ईएमयू में प्रतिरोध पूछ दिया कि 1 ओम में ईएमयू में प्रतिरोध कितना होता है। जैसे ओम और ईएमयू में रिलेशन पूछ दिया, जैसे आपसे ऐसे पूछ दिया कि भाई 1 ओम में कितना प्रतिरोध होगा, किसमें? ईएमयू में पूछ दिया जाए तो बोल देना कि भैया 10⁹ होगा। कितना होगा? 10⁹ होगा। ठीक है ना, सर केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ रहा है, हो सकता है सुबह सुबह सब लोग सोए होंगे ना। एक्चुअली होता क्या, सुबह सोए हैं, शुभम सर जी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है नोटिफिकेशन चला गया, यही हो जाता है। बेटा सीयूटी में मेजर सब्जेक्ट आप ही के रहेंगे, प्लस कुछ माइनर होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है यही वाला, देख बेटा देखना, यही वाला ध्यान देना, यही वाला इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध की निर्भरता, यहीं से क्वेश्चन वहां आता है। अच्छा नेत्रिका सर मैं अभी को आ रही हूँ। ठीक है बेटा, जब जहां से आ रहे हो वहां से देख लो, जो चीजें छूट जाएंगी वीडियो 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगा, दोबारा से देख लेना स्पीड बढ़ा के। जरा ध्यान देना, यहीं से इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से रिलेशन पूछा जाता है कि निर्भर करता है। यहां से देखो क्या करा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली पॉइंट की बात करते हैं, चालक की लंबाई पर। तो अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाओगे, अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो मैंने अभी बताया कि R इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा देखो यल होता है, यहाँ से देखना, R प्रोपोर्शनल टू L, R यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यह दोनों चीजें हो गई। इसका मतलब है चालक की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब है अगर जैसे ये तार इतना बड़ा है तो प्रतिरोध कुछ और हो, अगर तार और बड़ा कर दोगे प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, और बड़ा तार और प्रतिरोध बढ़ेगा। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसीलिए देखोगे तो कभी भी लोग
ज्यादा दूर, बहुत दूर तक वायर नहीं खींचना चाहते। और खासकर अगर इन्वर्टर, जैसे बिजली है तो एसी करंट आता है, चलो भाई इतने बड़े ट्रांसफार्मर से आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है, हरासमेंट होता है थोड़ा बहुत, वहां पे क्षय होता है, ठीक है ना, कमियां आती है। लेकिन अगर कोई किसी घर इन्वर्टर लगा होगा तो देखना वो करता क्या है कि इन्वर्टर से बहुत दूर तक वायर नहीं खींचता है। पहला पॉइंट होता है कि भाई तार अगर छोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरा चीज, तार को मोटा लगा दो, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तार अगर मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमेशा सरफेस पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा सरफेस पे, अंदर से मूव नहीं करते, सरफेस पे चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तार जितना मोटा होगा, जैसे मेरे हाथ इतना मोटा है तो इतना मोटा सरफेस हो जाएगा, तो इतना इस पे पूरे सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। पतला रहेगा तो कम एरिया रहेगा तो कम चार्ज फ्लो करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। धक्का मुक्की होगी ना, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। चाहो इसी को हम मिला देते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल टू कहते हैं यहाँ से एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, कोनो कांस्टेंट लगता है तो यहाँ पर रो लग जाता है एल बाई ए, है ना, यह आ जाता है फार्मूला। तो यह दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, दोनों रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलना जरा देखना। कहते हैं चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल, एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बोल देंगे आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है? चलो आगे देखो, करेक्ट, तापमान। दूसरा क्या बोला जाता है बता, तापमान। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक पे हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे इंटर हो, चाहे सीवीटी हो, चाहे इंटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, कक्षा 12 के बाद कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। फंसते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कहता है चालक के लिए क्या होता है, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। चालक के लिए क्या होता है, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, किसी चालक के लिए प्रतिरोध क्या होता है, तापक्रम के समानुपाती। मतलब जो प्रतिरोध होता है वह ताप के समानुपाती। अब इसका मतलब समझ रहा है, ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अच्छा, मतलब किसी धातु का अगर तार है तो गर्म करोगे तो उसमें धारा कम हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? यदि किसी धातु का तार है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा कम हो जाती है। देखो जरा ध्यान देना, जैसे ट्रांसफार्म, जैसे बहुत लोड है, आप अपने घरों पे भी देखना, घर में भी देखना, जैसे कोई आपके घर मोटर चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर है समझो, जब हीट होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सर जी से क्या करे बेटा, सर सेकेंड फिजिक्स आप ही पढ़ाएं नगेन, सर पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है। ठीक है, मैं रिवीजन करा दूंगा, सर को पढ़ाने दो, मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है बेटा, बात को समझो। जैसे क्या कह रहा है कि अगर कोई धातु का तार है तो अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, उसको टेम्परेचर को बढ़ा दें, हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान स्लो हो जाता है। इसीलिए देखोगे, जैसे मैंने क्या बोला कि आपके घर कोई विद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर रखा है, या कोई फैन ही देख लो, फैन देख लो, फैन की मैं बात करता हूँ। फैन अगर 8-10 घंटे लगातार चलता रहेगा तो देखोगे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। फिर बंद कर दोगे, थोड़ा देर ठंडा होगा, फिर चलाओगे, तेज चलने लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि उसके अंदर जो बाइंडिंग होती है, जो उसके अंदर बाइंडिंग होती है वह कॉपर की बाइंडिंग होती है या तो एल्यूमिनियम की बाइंडिंग होती है। तो जो वो बाइंडिंग उसकी हीट हो जाती है तो उसमें धारा का मान स्लो हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न होने लगता है, तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है बेटा, सर एग्रीकल्चर का भी पढ़ें कैसे? अच्छा क्या करें, एग्रीकल्चर का पढ़ें कैसे? अच्छा थोड़ा पढ़ा लेते हैं, तो कॉल करना बेटा, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोध जो होगा तापक्रम के समानुपाती, मैंने बता दिया। यदि करा आर नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। अब बोला जा रहा है कि आर नॉट क्या है,
आर नाट क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। आर नाट क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध है। जैसे मैं इस कमरे का टेम्परेचर कर दूं 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय इस तार में प्रतिरोध कितना है, आर नाट है। और उसके बाद क्या बोलेंगे, आर टी क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे, जैसे मैंने 25 मान लिया, 45 मान लिया, 75 मान लिया, 100 मान, ऐसे मान लिया, तो आर टी क्या है, आर टी क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। T डिग्री सेल्सियस पर क्या है बेटा, प्रतिरोध। आर टी क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद तथा अल्फा व बीटा प्रतिरोध के ताप गुणांक है। अल्फा बीटा क्या है, प्रतिरोध के ताप गुणांक है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या, प्रतिरोध के ताप गुणांक है। ठीक है, आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यह फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, बीटा टी स्क्वायर। जबकि जो टी है वह 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है बेटा, टी क्या है, ताप है। टी क्या है, ताप है। तो टी का मान कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो टी क्या होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तथा आर टी इक्वल टू, दूसरा फार्मूला क्या होगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट, सिर्फ अल्फा के टर्म में पूछा जाए तब, सिर्फ अल्फा के टर्म में, अल्फा बीटा नहीं आया। अरे बेटा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा प्रतिरोध के ताप गुणांक, इनकी वैल्यू दिया रहेगा। आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी, सिर्फ। जबकि इस समय क्या होना चाहिए, जब टी का मान 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जब टी का मान कितना रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे, या बोलेंगे अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू टी। आर टी आर टी और आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है। आर टी क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है। टी क्या है, वह टेम्परेचर है जिस पे निकालना है। फिर से आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अल्फा निकल जाएगा। ताप गुणांक आपसे पूछेगा, अल्फा निकाल लोगे। तो अल्फा बीटा समझ नहीं है, अल्फा बीटा भैया कांस्टेंट वैल्यू है, ताप गुणांक का मान है। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू टी हो जाएगा। कहते हैं यदि R1 और R2 क्रमशः, यदि R1 व R2 क्रमशः T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस, प्रीति कुमारी करें हेलो सर हेलो, तो बोलेंगे यदि R1 R2 क्या क्रमशः T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम बोल दे कि सर T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R1 है, और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R2 है। कहने का मतलब है सर कि जैसे मैंने बोल दिया 250 मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R1 है, 300 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R2 है। तब वही पूछा जाए, तब क्या बोलेंगे, प्रतिरोध है तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, तो बोलेंगे R1 बटे R2, क्या बोलेंगे यहाँ से, R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 अपान 1 प्लस अल्फा T2। क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा T1 अपान 1 प्लस अल्फा T2। कल इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, समझाएंगे, पहले फिर से समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ये टॉपिक फिर से समझाएंगे तब क्वेश्चन कराएंगे।
पहले फिर से समझो, आर टी इक्वल टू, आर टी निकालना होगा। आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। यह कब लगाना है, यह फार्मूला कब लगाना है बेटा? कह रहा है क्या, जब टी का मान, मतलब जब टी का मान किसने से कह रहा है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। जब टी का मान 300 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज्यादा हो, तब कौन सा फार्मूला लगाओगे? तब आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर लगाओगे, है ना? क्या लगाओगे? बीटा टी स्क्वायर लगाओ। हाँ बेटा, इस पर क्वेश्चन भी करा के समझा देंगे। आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। आर नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। अल्फा क्या है? अल्फा व बीटा क्या है? ताप गुणांक है। अल्फा बीटा क्या है बेटा? ताप गुणांक है। ठीक है। और टी क्या है? तो टी है सर ताप। टी क्या है? ताप। अब वो कोई समस्या है? अब भी कोई समस्या है? ठीक है भाई। यहाँ और R1 अगर हम लोग कह दें, जैसे अब इसी टॉपिक को बोला जा रहा है कि हमने मान लिया कि सर T1 डिग्री सेल्सियस पर, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या है? R1 है। और कह रहा है T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है मेरे भाई? R2 है। तब कह रहा है R1 बटे R2 कितना होगा? R1 बटे R2 कितना होगा? तो भैया इस समय पहले R1 तो निकालो। तो R1 बराबर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा T1। जैसे अगर हम RT निकालें, जैसे यहाँ से देखो, अगर RT निकाले तो क्या होगा? R नॉट 1 प्लस, यहाँ से R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, क्या हो जाएगा? यहाँ से R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और इसी तरह अल्फा T1 कर लेंगे। इसी तरह R2 निकालना होगा तो क्या होगा? R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा बेटा। अगर यही दोनों वैल्यू उठा के रखो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से R नॉट 1 प्लस अल्फा T1 अपान R नॉट 1 प्लस अल्फा T2। तो देखो R नॉट से कट जाएगा। R1 बटे R2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 प्लस अल्फा T1 अपान 1 प्लस अल्फा T2। सर आप बोले थे 7 बजे क्लास होगी, पर 6:40 बजे स्टार्ट कर दी, अब मेरा छूट गया, माफी चाहता हूँ। शिवा भाई माफी चाहता हूँ। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, प्लस गेस पेपर भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर और गेस पेपर। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे आ जाओ, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट की। कहते हैं अल्फा का मान भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होता है। अल्फा का मान अलग अलग टेम्परेचर पे, अल्फा क्या है? ताप गुणांक, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा, प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा तापी परास T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस के लिए निम्न प्रकार दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? निम्न प्रकार। जैसे अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2। अल्फा इक्वल टू कितना होगा? R2 माइनस R1 रहेगा। क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1, है ना? यहाँ पे यह नहीं रहेगा, R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1। या टेम्परेचर, या तो यहां से अगर हम R2 बराबर लिखेंगे तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यह सूत्र लगभग मान देता है। यह सूत्र लगभग मान मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। यह सूत्र क्या देता है? लगभग एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब करीब करीब पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए।
ये टेबल सभी लोग देखेंगे, टेबल सभी लोग देखेंगे। ये टेबल सबको दिख रहा है? ये टेबल सभी को दिख रहा है भाई? कमेंट करके बताना जरा। तो कहते हैं इसमें क्या लिखा है, कुछ विद्युत पदार्थों के लिए तापक्रम के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन, तापक्रम के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है, जितना पढ़ाएं उसका पीडीएफ वीडियो के सामने देखोगे तो पीडीएफ है वीडियो के सामने। साफ नहीं दिख रहा है? एक बार मैं भी देख लेता हूं, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है भाई, इतना भी बुरा तो ना है, सही तो दिख रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं पदार्थ की, बात करते हैं। इसमें पदार्थ रहेगा पहले कॉलम में, दूसरा प्रतिरोध का ताप गुणांक रहेगा अल्फा रहेगा, और दूसरा तापक्रम वृद्धि का प्रतिरोध पर प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल जो ने कहते हो सजी ना, थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो कहते हैं जैसे धातु की बात करते हैं, धातु में क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान धनात्मक होगा। धातु में क्या, प्रतिरोध का जो ताप गुणांक अल्फा है इसका मान क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। और ताप वृद्धि पर प्रतिरोध ताप गुणांक का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है, अल्फा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का जो ताप गुणांक अल्फा उसका मान बढ़ेगा। ठीक है ना, क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद ठोस अधातु के लिए बात करते हैं, तो ठोस अधातु के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 0 होता है, और इसके लिए अल्फा का मान क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। ठीक है, और ताप बढ़ने के साथ अल्फा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और इस पर निर्भर नहीं करता, नॉट डिपेंडेंट। और ठोस अधातु के लिए क्या होगा, ताप पर कोई निर्भरता ही नहीं होती, ताप पर कोई भी निर्भरता नहीं होती है। उसके बाद अर्धचालक के लिए बात करते हैं, तो अल्फा का मान ऋणात्मक होगा, अर्धचालक के लिए अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा, और ताप बढ़ाने पर घटता, ताप बढ़ाने पर अल्फा क्या होता है, बढ़ता है, मतलब सॉरी घटता है। बात समझ में आ गया। विद्युत अपघटन की बात करते हैं, विद्युत अपघटन की बात करते हैं, तो विद्युत अपघटन के लिए अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा, ताप बढ़ाने पर यह भी क्या होगा, घटेगा, ताप बढ़ाने पर यह भी क्या होगा, घटेगा। इसके बाद आयनीकृत गैसें की बात करते हैं, तो इसके लिए भी अल्फा का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, ताप बढ़ाने पर यह भी क्या होगा, घटेगा, आयनाइजेशन घटेगा। मिश्र धातु के लिए बात करते हैं, तो अल्प धनात्मक होता है। क्या होता है, अल्प धनात्मक मतलब डेल्टा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा प्लस होता है, और लगभग कांस्टेंट होता है। इसके लिए क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब नियत रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। हाँ भाई लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला वाला रिपीट कर दे, बिल्कुल। कह रहा क्या, जो धातु है, धातु के लिए अल्फा का मान धनात्मक होगा, ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई। पीडीएफ डाल देंगे, घबराओ मत भैया, पीडीएफ भी डाल देंगे, घबराओ मत। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है प्रतिरोधकता, चालकता एवं चालकत्व। अगली हेडिंग हमें पढ़नी है क्या, प्रतिरोधकता, चालकता एवं चालकत्व। ठीक है, क्या पढ़नी भाई, प्रतिरोधकता, चालकता एवं चालकत्व पढ़ना। ठीक है, चल। अच्छा, साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, दरअसल साथ साथ इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप करके लाया हूं, अगर मैं हाथ से लिख के पढ़ाता तो लिख लेते।
ठीक है, प्रतिरोधकता की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की बात करते हैं बेटा रजिस्टिविटी, और रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से। तो जैसे यहाँ पे देखो एक बार कि सर आर बराबर आपने बताया रो इंटू एल बाई ए, तो अगर रो निकालना होगा तो क्या बोलोगे? आर ए बाई एल। रो बराबर का आर ए बाई एल हो जाएगा। यही तो बता देंगे यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर अब बताओ, अगर यहां से देखेंगे तो रो प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अगर हम किसी चालक तार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब चालक की लंबाई अगर बढ़ाएंगे, अगर चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो जो रो है इसका मान घटेगा। ठीक है, चलो पीडीएफ डाल देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, तो बात करते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए से, यदि एल बराबर 1 मीटर हो, यदि एल बराबर कितना? तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका जो मोटाई है 1 मीटर स्क्वायर हो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जैसे मेरे पास ये कैप है, तो इसका जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब आर बराबर रो होगा। भाई जब दोनों 1 1 हो गया तो जितना प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोधकता हो जाएगी। अरे मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध को ही तो प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर मेरा भी छूट गया, अरे यार थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। बात करते हैं अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आंकिक रूप से, क्या बोलेंगे? अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आंकिक रूप से उसी पदार्थ के 1 मीटर, उसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व इकाई क्षेत्रफल वाले, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर इकाई क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। कहने का मतलब मेरे भाई कि यदि जो तार की लंबाई है यह 1 मीटर हो, जो तार की लंबाई 1 मीटर हो और इसका जो क्षेत्रफल हो वह कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। 1 मीटर कितना हो जाए? स्क्वायर हो जाए। तो उस समय जितना तार का प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोधकता होगी। तो उस समय तार का प्रतिरोध और तार में प्रतिरोधकता दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। ये चीज समझ में आ गया? एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ओम मीटर हो जाएगा। कैसे ओम मीटर? मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान देना, मात्रक की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा? मीटर होगा। तो एक मीटर मीटर कट जाएगा तो आर का मात्रक हो जाएगा ओम और इसका एक बचेगा मीटर, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रो का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओम मीटर। अब बीमी सूत्र की बात करेंगे, बीमी सूत्र की बात करेंगे तो बीमी सूत्र की बात करेंगे तो बीमी सूत्र, ओम का बीमी सूत्र अभी मैंने लिखवाया था एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 और वही में एक मीटर और लगा देंगे तो एम एल क्यूब हो जाएगा। बीमी सूत्र की बात करेंगे तो बीमा कितना हो जाएगा बेटा? एम एल क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -2, यह इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, देखो बीमी सूत्र मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, बीमा एम एल क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -1 है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ए के पावर -1 कैसे हो गया? ए के पावर -1 नहीं होना चाहिए। ए का पावर -1 नहीं होना चाहिए, ए का पावर -2 होगा। ए का पावर -2 होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, ए का पावर -2 होगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? तो रो बराबर एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ क्या है? श्रांति काल। ई क्या है? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यम क्या है? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलो कहते हैं प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का, क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का
आंतरिक गुण है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का क्या आंतरिक गुण है। मतलब हमने कह दी आंतरिक गुण का मतलब देखो दो चीजें होती हैं, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है बेटा, देखो दो चीजें होती हैं यहां से, एक होता है अभिलाक्षणिक गुण, क्या होता है बहुत ही अभिलाक्षणिक गुण, यह बहुत ही कंफ्यूज करने वाले दोनों वर्ड होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण एक होता है आंतरिक गुण, बेटा दोनों में बहुत अंतर है। अभिलाक्षणिक गुण आंतरिक गुण, बेटा अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है पार्टिकुलर, जैसे मैंने बोल दिया यहां से यहां तक, यह इसका क्या अभिलाक्षणिक गुण हो गया कि यहां से यहां तक। अच्छा किसी दिन बिमी सूत्र निकालना बता देते हैं, अरे भैया काहे टेंशन, अब यहाँ बता देते हैं, रुको क्लचिया ओवर होने दो, आजा बता देते, आजा बिमी सूत्र निकालना बता देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट होगा, बातचीत करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए बना दे। तो बेटा अभिलाक्षणिक गुण का मतलब मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है, इसके आगे दूसरी है, तो ये अभिलाक्षणिक गुण होता है। आंतरिक गुण का मतलब अब जैसे कापर धातु हो गया, तो कापर का कोई भी वायर हो उतना ही उसका प्रतिरोध रहेगा, इसको बोलते हैं आंतरिक गुण है, तो क्या है आंतरिक गुण बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यह क्या है आंतरिक गुण, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, मतलब आप कापर का वायर हो गया तो कापर का जितना भी अलग अलग वायर लोगे सभी के लिए रो का मान कांस्टेंट होगा, रो का मान वही होगा, मतलब एक बार कापर के लिए हमने प्रतिरोधकता बता दी सर इतनी होगी, तो अब किसी भी कापर का तार लोगे तो प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट हो जाती है। आगे, यह पदार्थ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो प्रतिरोधकता होती है यह पदार्थ के आकार एवं आकृति मतलब उसके लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है, मतलब इसके लिए जो इस किस पर निर्भर करेगा, क्रांति काल पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है, और इसके आवेश पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो कहते हैं यह किस पर निर्भर करेगा वह देखें, ठीक है ना। तो कहते हैं विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न। अच्छा लास्ट में टाइम, ठीक है, तब विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है, जैसे रोज चांदी के लिए न्यूनतम होता है, चांदी के लिए क्या होता है बेटा न्यूनतम होता है, जो चांदी की प्रतिरोधकता होती है न्यूनतम होती है, क्योंकि चांदी की जो चालकता होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो चांदी की चालकता होती है, चांदी की जो चालकता होती है के लिए बेटा बात करें, अगर हम चांदी की चालकता, चालकता मतलब सिग्मा, जो चांदी की चालकता होती है यह क्या होती है अधिकतम, चांदी की जो चालकता होती है, चांदी अभी तक जो सिल्वर होता है यह सर्वश्रेष्ठ चालकों में गिना जाता है, चांदी जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ चालकों में गिना जाता है, मतलब चालकता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना भैया। प्रतिरोध यल पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता नहीं करती है बेटा, प्रतिरोधकता पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा लाइव टेस्ट होना चाहिए सर, लास्ट में क्लास टाइम बता देना, ओके ठीक। अच्छा अगर हम पी कुचालक के लिए रो सॉरी रो, अगर रो किसके लिए बात करें, प्रतिरोधकता बात करें किसके लिए, कुचालक के लिए, तो कुचालक की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, फिर मिश्र धातु की होती है, फिर अर्धचालक की होती है, और सबसे कम कितना होती है चालक, सबसे कम के लिए किसके लिए चालक, और चांदी के लिए भी न्यूनतम होता है, और यह चांदी के लिए क्या होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किस में होगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा यार, प्रतिरोधकता बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, मतलब रुकावट बढ़ने वाला है। तो भैया जो सर्वश्रेष्ठ चालक होगा उसमें क्या होगा, जैसे अब
एक्सप्रेसवे बना दो, चांदी को समझो एक्सप्रेसवे है मेरे भाई, समझ। जैसे अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी क्या है, सर्वश्रेष्ठ चालक है, सर्वश्रेष्ठ चालक है। मतलब इसकी चालकता बहुत ज्यादा होगी, तो जब इसकी चालकता बहुत ज्यादा होगी तो क्या इसमें रुकावट होगा? हाँ बेटा बिल्कुल, चांदी में बहुत तेज धारा प्रवाह होता है, ठीक ना, क्यों? तो अब जब सर्वश्रेष्ठ चालक है तो क्या इसके अंदर प्रतिरोध होगा? क्या इसके अंदर प्रतिरोध होगा? तो प्रतिरोध इसके अंदर क्या होगा? नगण्य होगा। तो प्रतिरोध नगण्य होगा, तो मैंने बोला है कि भाई आर बराबर रो तो है, आर बराबर रो होता है, मतलब इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? न होगी, मतलब बहुत ही कम होगी। तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। बोल मेरे भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगी बताना। अच्छा, अधिकतम फ्यूज्ड क्वार्ज के लिए, अधिकतम फ्यूज किसके लिए होता है? क्वार्ज के लिए। क्वार्ज क्या होता है? एक अधातु में गिना जाता है, कुचालक में गिना जाता है। एक क्वार्ज होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। क्वार्ज क्या होता है, या हम लोग इसको देखोगे तो हम लोग इसको सबसे ज्यादा हम लोग इसकी बात करते हैं, ये प्रत्यास्थ में इसको गिनते हैं कि क्या होता है, फुल्ली इलास्टिक पदार्थों में गिना जाता है क्वार्ज। क्वार्ज क्या एक तरह का पदार्थ होता है। अच्छा, प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है बेटा? ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं धातुओं के लिए क्या होगा। धातुओं के लिए जैसे अभी मैंने प्रतिरोध बताया था, आर इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अभी मैंने पीछे बताया था, सर सिल्वर का तार बिकता है। अरे भैया इतना महंगा रहता है, नहीं बिकता है। लेकिन जैसे बड़े बड़े कंपनी, मतलब बड़े बड़े मशीनरी में, महंगे महंगे मशीनरी में यूज होता है, जो बहुत हाईली मशीनरी होते हैं उनमें यूज होता है। इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ही शार्प जो यहाँ पे धारा चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा अभी मैंने प्रतिरोध बराबर बताया था क्या, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो उसी तरह रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा टी, अर्थात ताप के साथ विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलो चाहे प्रतिरोधकता, दोनों सेम है। चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलो चाहे प्रतिरोधकता बोलो, दोनों सेम है। अर्थात ताप के साथ प्रतिरोधकता बढ़ता है, ताप बढ़ाओगे प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ताप बढ़ाओगे अगर चालक रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्ध चालक रहेगा तो प्रतिरोध घट जाता है, यह भी चीजें हो। अगला है इंपॉर्टेंट, यह भी है, अशुद्धि व यांत्रिक प्रतिबल बढ़ने पर। अशुद्धि व यांत्रिक प्रतिबल क्या होता है? यांत्रिक, आंतरिक प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल, प्रतिबल को हम कहते हैं, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये इसको हम प्रतिबल कहते हैं, एफ बाई ए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबल बोलते हैं, एफ बाई ए। हाँ, तो प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है, इसलिए प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। तो कहते हैं अशुद्धि व यांत्रिक प्रतिबल बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्या बोलेंगे? अशुद्धि, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी बढ़ा दो, अशुद्धता बढ़ा दो, अशुद्धि बढ़ा दो, तो क्या होगा? प्रतिरोधकता भी क्या होगी? बढ़ जाती है। अगर कहते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकिल को छोड़कर, क्या करा? लोहा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। किसकी बात कर रहा है बेटा? कह रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकिल। आयरन, कोबाल्ट, निकिल को छोड़कर चुंबकीय क्षेत्र सभी धातुओं की, चुंबकीय क्षेत्र सभी धातुओं की प्रतिरोधकता को बढ़ा देता है। मतलब अगर ये तीन धातु अगर हटा दें तो अगर चुंबकीय क्षेत्र लाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी।
अगर ये 3 चीजें हटा दें, आयरन कोबाल्ट निकिल को हटा दें, जैसे कापर है, तो कापर क्या होगा, कापर है, उसके प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, मतलब विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलो अगली पॉइंट की बात करते हैं बेटा। चलो अगला पॉइंट है कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता, जैसे सेलेनियम, कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता जैसे सेलेनियम, कैडमियम, सल्फाइड आदि पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या कुछ स्पेशल पदार्थों के लिए कह रहा है, इतना आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानते रहो, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता जैसे सेलेनियम, कैडमियम, सल्फाइड आदि पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब देखो व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोली जा रही है उसको भी जरा समझो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे प्रतिरोधकता रो क्या कर रहा है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है भैया, देख अगर प्रकाश बढ़ाएगा, प्रकाश पड़ेगी, प्रकाश से क्या मिलेगा भैया, ताप मिलेगा, प्रकाश से क्या मिलेगा आपको, ताप मिलेगा, ताप बढ़ मिलेगा तो क्या होगा, प्रतिरोधकता घट जाती है, ताप मिलेगी तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, घट जाएगी, है ना। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, जैसे ताप को हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर प्रतिरोधकता रो क्या होगी, घट जाएगी। क्यों, किसके लिए बोला जा रहा है, यह जरा ध्यान देना, सेलेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, तो इसके अंदर अर्धचालक का कुछ ना कुछ गुण पाया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पे चालकता बढ़ जाएगी, तो इस केस में क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। इस केस में क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। सर सीयूईटी का फॉर्म भरने के बाद यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पर भी फॉर्म भरना होगा? नहीं बेटा, मेन वेबसाइट पे कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, अगर सीयूईटी का फॉर्म भर दिए तो हो गया। अरे भैया ये केमिस्ट्री ना है, केमिस्ट्री में सीमेंस कहते थे, ये केमिस्ट्री ना है, ठीक है मेरे लाल, ये केमिस्ट्री नहीं है, सुमित कुमार, ये केमिस्ट्री नहीं है। अगली पॉइंट है अति चालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अति चालक, अति चालक मतलब बहुत सूक्ष्म चालक जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है, अब हम पढ़ेंगे चालकता, है ना। पहला हमने क्या पढ़ा था, प्रतिरोधकता, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे चालकता। बात समझ में आया कि नहीं, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता, अब दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है चालकता। क्या पढ़नी है बेटा, चालकता। चालकता को चाहे सिग्मा से दिखाओ चाहे तो टी से दिखाओ, दोनों यहाँ पे दिखाने के लिए सिंबल होते हैं, चाहे सिग्मा से दिखाओ चाहे तो टी से दिखाओ। बात समझ में आ रही है सबके? चलो भाई, तो चालकता क्या होती है, यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। चालकता क्या होती है, तो सर कहते हैं चालकता जो सिग्मा होता है यह प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, या प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 1/ρ। अब देखो यह सारे प्रॉपर्टी जिसके उल्टे हो जाएंगे, इसके सारे प्रॉपर्टी, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, प्रतिरोधकता के गुण पढ़ाया। जब प्रतिरोधकता के मैंने आपको गुण पढ़ा दिया तो प्रतिरोधकता का गुण का जितना उल्टा करोगे सब चालकता के लिए सही हो जाएगा। सब किसके लिए सही हो जाएगा, चालकता के लिए। सर सीयूटी के लिए बीटेक की बुक अलग आती है क्या? नहीं बेटा, इसी के थ्रू एडमिशन होगा, इसी के थ्रू एडमिशन होगा। आपको वहां पे जब काउंसलिंग कराओगे उसके लिए आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको बीटेक करना है कि बीएससी करना है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम तो दे लो मेरे भाई,
जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो आपको बताया जाएगा काउंसलिंग में क्या भरना है। पहले आप एग्जाम निकालने का सोचो, पहले बेटा एग्जाम निकालने का सोचो, पहले से मत सोच लो कि अभी हम पानी गर्म कर रहे तो चाहवा कैसा आएगा, है ना। पहले भैया चाहवा बना तो ले, पहले एग्जाम दे तो लो, उसके बाद बताया जाएगा। हाँ बेटा, सी को धारिता, सी से धारिता भी दिखाते हैं, इतना लेकिन समझ ही जाएंगे ना, अलग अलग चैप्टर की चीजें हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि इसको सिग्मा से भी दिखा देंगे, इसको किससे दिखा देंगे, सिग्मा से दिखा देंगे। इसको किससे दिखा देंगे, सिग्मा से दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, लफड़ा खत्म। कहते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा, चालकता कहलाता है, ठीक है ना। क्या बोल देंगे, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम उसे क्या कहते हैं, चालकता। बात समझ में आ रहा है ना। यहां से बोल देंगे क्या, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, तो मैं यहां से थोड़ा लिख देता हूं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल देंगे यहाँ से हम लोग, प्रतिरोधकता, क्या बोल देंगे भैया, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, अर्थात अर्थात यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग, रो बराबर या कुछ हर जगह गलत लिखा गया यार, क्या बोल देंगे, सिग्मा बराबर 1/रो, इसका मात्रक क्या होगा, म्यू, इसका मात्रक म्यू प्रति मीटर, म्यू प्रति मीटर हो जाएगा। बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, m के पावर -1, मतलब जो उसका बीमी सूत्र था, जो उसका बीमी सूत्र था उसी का व्युत्क्रम कर देंगे, जो पहले वाला बीमी सूत्र मेरे भाई लिखे थे उसी का क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम लिख देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 3, a के पावर 2, ये प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हेडिंग हम लोग पढ़ लेंगे क्या, चालकत्व, क्या पढ़ लेंगे, चालकत्व। अब इसी चालकत्व को सी से दिखा, इसी चालकत्व को किससे दिखा देंगे हम लोग, सी से दिखा देंगे, चालकत्व, ठीक है। और चालकत्व ही केमिस्ट्रिया में हम आप लोग को पढ़ाए थे, चालकत्व ही केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया था, जो हमारे से 12th क्लास पढ़े हो। कहते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सी बराबर क्या होगा, 1/r हो जाएगा, इसका मात्रक ओम इनवर्स, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या सीमेन होता है, ओम इनवर्स या सीमेन, सीमेन नहीं होता है बेटा, सीमेन से लिखते हैं ना, ओम इनवर्स या सीमेन से बोला जाता है, सीमेन से अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। तो ओम इनवर्स या सीमेन बोलो चाहे सीमेन से बोलो, ठीक है ना। ओम इनवर्स या सीमेन बोलो या तो सीमेंस, केमिस्ट्री में हम लोग सीमेन से बोलते थे। तो चलो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, चालकत्व, चालकत्व क्या हो जाएगा, 1/, प्रतिरोध, 1/, प्रतिरोध। और हम चालकता की बात करेंगे तो 1/, प्रतिरोधकता, चालकता की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/, प्रतिरोधकता, ये दोनों चीजें। इसको सिग्मा से दिखाएंगे और इसको सी से दिखाएंगे। हाँ, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं बेटा, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, तो प्रतिरोधकता को रो से। चलो सारी चीजें फिर से समझो, देखो पहले चीज आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है आर, प्रतिरोध क्या होता है आर, तू लोग समझेगा नहीं ठीक से। प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं मेरे भाई, आर से दिखाते हैं। प्रतिरोधकता को किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं,
प्रतिरोध को आर से, प्रतिरोधकता को रो से। उसके बाद चालकता, चालकता को सिग्मा से, चालकत्व को दिखाते हैं सी से, है ना। इतना समझ में आया। साइमन बोले थे सर्वेश सर्कल, साइमन नहीं बेटा, सीमेन, सीमेन या सीमेंस, ठीक है ना, साइमन नहीं, साइमन नहीं, सीमेन, साइमन नहीं सीमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा बेटा, सीमेन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो एक चीज समझो, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, यह प्रतिरोध हो गया। अब रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल। और यदि हम ऐसे में बोलते हैं कि यदि एल बराबर 1 मीटर हो जाए और ए बराबर क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो आर बराबर रो होता है, यह मैंने बताया। और सिग्मा बराबर मैंने क्या बताया, सिग्मा बराबर यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, सिग्मा बराबर यह। और प्रचालकत्व तो क्या होता है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यह चीज बताया। अब बोलो कोनो दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है। एक दिन में सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रहा है सर। टाइम डिसाइड कर लो बेटा कि इतने टाइम से या इतने टाइम से या इतने टाइम से या, थोड़ा समय तो बढ़ाना पड़ेगा। इसका एग्जाम मेन रिजल्ट के बाद हो। जीटी हिंदी क्लास चलेगी। नो सर क्लियर, ठीक है चलो नो सर क्लियर, तो आगे चलते हैं बेटा। यहां तक हो गया, आगे पढ़ते हैं। तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन, क्या पढ़ेंगे, तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन। कहते हैं जब किसी चालक तार को खींचा जाता है, क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, तो उसकी लंबाई बढ़ती है। क्या बोलेंगे बेटा, जब किसी चालक तार को खींचा जाता है। सैफ खान सर मेन रिजल्ट के आने के बाद एग्जाम होगा क्या, हाँ ये बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही एग्जाम होगा, बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही एग्जाम होगा, ठीक है। जब किसी चालक तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है। समझो जैसे यह हमारे पास कोई तार है, जब इसको खींचोगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो ये पतला होगा ना, यह क्या होगा, पतला होगा ना, तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। सर हम लोग का मैसेज लेट क्यों जाता है, भैया इसमें टाइमर लगा कि आप फटाफट मैसेज ना भेजो, 30 सेकंड का शायद लगा है। जब किसी चालक तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है, अतः प्रतिरोध बढ़ता है। सिंपली क्या बोलेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यह सीयूईटी के लिए चल रहा है, साइंस में सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, अगर मैथ बायोलॉजी से हो और कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए सभी के लिए, बीएससी करो चाहे बीटेक करो, दोनों ऑप्शन है। बोर्ड का रिजल्ट 10 से 20 अप्रैल के बीच में आ सकता है। आगे बढ़ते, अतः प्रतिरोध बढ़ता है परंतु आयतन स्थिर रहता है, परंतु क्या होता है, आयतन स्थिर रहता है। जैसे समझ भाई, जैसे यही है, ये समझो, यह हमारे पास एक वायर है, समझ लो एक हमारे पास चालक है, इसको हम तान के लंबा कर दिए, तान के क्या कर दिए, लंबा कर दिए, ठीक है। जब तान के लंबा कर देंगे तो क्या होगा, इसका लंबाई बढ़ जाएगा लेकिन इसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लंबाई बढ़ेगा फिर मोटाई कम होगा लेकिन आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन तो कांस्टेंट रहेगा
आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और साथ साथ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाएगा, तब भी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ओवरऑल प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। अच्छा बिहार बोर्ड, हाँ बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए बेटर है। आगे कहते हैं, मान लीजिए किसी चालक तार को खींचने से, मान लीजिए किसी चालक तार को खींचने से पूर्व उसकी लंबाई L1, चालक तार को खींचने से पहले मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई पहले L1 थी, ठीक है ना, पहले लंबाई कितनी थी, L1 थी, खींच दिया, लंबाई बढ़ गई, L2 हो गई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 था, त्रिज्या R1 थी, व्यास D1 था, प्रतिरोध R1 था। R1 इक्वल टू क्या, रो L1 A1। इसी तरह खींचने के बाद क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो L2 A2 हो जाएगा। खींचने के बाद कितना हो जाएगा, खींचने के बाद खींच दिया तो उस समय प्रतिरोध R2 हो गया, लंबाई L2 हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया, त्रिज्या R2 हो जाएगी मेरे भाई। देखो इधर पहले L1 था, तब इस समय इसका जो लंबाई L1 था, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 था, खींचने के बाद लंबाई L2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो चलो खींचने के पश्चात लंबाई L2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, त्रिज्या R2, व्यास D2, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 बराबर रो L2 बाई A2, रो L2 बाई A2 हो जाएगा। खींचने के पश्चात प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लो, प्रतिरोधों का अनुपात R1 बटे R2। रिया यादव, सर आप रिप्लाई भी नहीं देते हैं, कहा बोली हो भैया रिया, रिया यादव। भैया देख 35 क्वेश्चन करना रहेगा, 45 में से 35 क्वेश्चन करना रहेगा, 30 से कम मत करके आना, 30 सही करके आना, सिलेक्शन पक्का। R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, जब रेशियो लोगे, जब मैं रेशियो निकाल के बताऊंगा बेटा, यहाँ पे देखो जैसे हम दोनों का रेशियो ले लें, R1 इक्वल टू क्या है, रो इंटू L1 अपान A1, और R2 इक्वल टू क्या है, रो L2 अपान A2 मेरे भाई। तो R1 बटे R2 क्या हो जाएगा, रो L1 बटे A1 बटे रो L2 बटे A2, हाई कट गया बेटा। तो R1 बटे R2 बात करेंगे, रिवर्स मारो, L1 A1 गुणे A2 बटे L2, तो फाइनली मैं क्या बोल दूंगा, L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1। तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1। यस सर, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो यह कर लोगे कि नहीं कर लोगे यार। बोलो चलो, इतना कर लेगा सब लोग, चलो भाई। तो क्या बोल देंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, इतना सब लोग कर लोगे। चलो तो L1 बटे L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर A2 बटे A1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब A1 का मतलब क्या होगा, बाकी सब कट जाएगा, बाकी जब सब कट जाएगा, जैसे अब ये क्षेत्रफल है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसको भी तो L1 बटे होल स्क्वायर या A2 बटे A1 का स्क्वायर, R2 बटे R1 के पावर 4 लिख सकते हो, D2 बटे D1 के पावर 4 लिख सकते हो। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकलवा में यूज कर लेना। डायरेक्ट कहाँ यूज करोगे, क्वेश्चन में यूज करोगे। जैसे समझो आप, ये D1 D2 क्या है, घनत्व है, सॉरी व्यास है, D1 D2 क्या है, व्यास है,
है ना, D1 D2 क्या है, व्यास है। जैसे हमें तार का अगर व्यास दिया हो, तार का व्यास दिया हो तो डायरेक्टर रख के उसके पावर 4 कर लेना। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे करोगे सर, जैसे क्वेश्चन सर कैसे आएगा, जैसे कह दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह दिया कैसे कि किसी तार का व्यास, किसी तार का व्यास पहले D1 बराबर 10 सेमी था तथा उसे खींचने पर अरे भैया वो भी ट्रिक दे दिया जाएगा, तथा उसे खींचने पर, तथा क्या करने पर भैया, उसे खींचने पर, उसे खींचने पर उसका व्यास D2 बराबर कितना हो जाता है बेटा, मान लो कह देते हैं व्यास उसका कितना होता है, 8 सेमी हो जाता है, 8 सेमी हो जाता है, हो जाता है। अब पहले प्रतिरोध कितना था, पहले बोल दिया जाए, पहले प्रतिरोध R1 बराबर 5 ओम था, R2 बताओ, R2 के लिए पूछ देगा तो सीधे सीधे बोल देना बेटा कि R2 बटे R1, R1 बटे R2, ये क्या होगा D1 बटे D2 के पावर 4, D1 बटे D2 के पावर 4। R1 पता है, R1 का मान कितना दिया, 5 बटे R2 बराबर D1 D2 का मान रख दो 10 बटे, D2 बटे D1 था ना, कितना था देखो ध्यान देना, यह क्या था D2 बटे D1, D2 बटे D1, D2 बटे D1 के पावर 4, तो D2 का मान कितना 8 बटा 10 के पावर 4, इसको काटो तो कितना हो जाएगा 4 बटा 5 इसी की पावर 4, इसको इधर करके आंसर ला दो। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन क्या है उसे भी जानो। जैसे ये शॉर्ट नोट में आता है कि यदि त्रिज्या, अगर त्रिज्या क्या हो पहले का जैसे 1/n हो जाए, मतलब त्रिज्या घट जाता है तो n के पावर 4 गुना उसका बढ़ जाता है, n के पावर 4 गुना बढ़ जाता है। और उसका तार का लंबाई यदि दुगुना हो जाता है, तार का लंबाई दुगुना हो जाता है तो प्रतिरोध जो होता है उसका n² हो जाता है, दुगुना मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या घट जाती है 1/n गुना तो उसका n के पावर 4 गुना प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह वाला भी होता है, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे भी देखो, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यदि तार की दी गई लंबाई, यदि लंबाई दी गई है, यदि क्या कर दी गई लंबाई दिया है, यदि तार का लंबाई दिया है, तो क्वेश्चन में दो चीजें हैं, तार के खींचने के बाद प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जाए तब के लिए यह फार्मूला है। समझो क्वेश्चन दो तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाओगे। कह रहा क्या, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है यह, खींचने के पश्चात प्रतिरोधों का अनुपात पूछे कि पहले प्रतिरोध R1 था बाद में R2 हुआ तो दोनों का अनुपात बताइए, अनुपात के लिए यह। अच्छा रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, तार खींचने के बाद व्यास कम हो जाएगा, तार खींचने के बाद व्यास कम हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा मेरे भाई आलोक सिंह, तार पतला हो जाएगा। सर रिप्लाई क्यों नहीं देते, प्रीति कुमारी। अच्छा आगे देखो भाई, तो अनुपात कितना होगा, तो R1 R2 में अनुपात पूछेगा तो L1 बटे L2 गुणे A2 बटे A1, या तो खाली लंबाई दिया हो तो L1 बटे L2 में रेशियो, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो A1 बटे A2 में A2 बटे A1 में, R2 बटे R1 में, D2 बटे D1, जो दिया होगा डेंसिटी मतलब व्यास दिया होगा तो व्यास के हिसाब से निकाल लेंगे, त्रिज्या दिया होगा त्रिज्या के हिसाब से अनुपात निकाल लेंगे, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया से अनुपात निकाल लेंगे, लंबाई दिया है तो लंबाई से अनुपात निकाल लेंगे। अब आगे कह रहा है कि यदि दी गई है, यदि लंबाई दी गई है, लंबाई दे दिया कि पहले इतना था खींच के इतना कर दिए, तब के लिए क्या करेंगे, तो कहेगा R इस प्रोपोर्शनलिटी L² हो जाए, R प्रोपोर्शनल टू L² हो जाएगा, मतलब R2 बटे R1 बटे R2 क्या होगा L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, यहां से बोल देंगे। पर यदि त्रिज्या दी गई है, तो यदि त्रिज्या दी गई है तो R प्रोपोर्शनल टू क्या कर रहे हैं बेटा, R यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 4, मतलब R2 बटे R1 के पावर 4,
R2/R1 के पावर 4। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अच्छा, ये दोनों पॉइंट सब लोग कर लोगे, यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अगले दिन पढ़ते हैं, इसको पढ़ा देते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन अगले दिन पढ़ेंगे ना। ठीक है, नहीं तो यहीं से अगले दिन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं, टाइम भी हो गया। ठीक है, अगले दिन पढ़ते हैं यहीं से। अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, विभिन्न विद्युतीय चालक पदार्थों के लिए विशिष्ट उपयोग। चाहे तो कहो इसको पढ़ा देते हैं, आगे अगले दिन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसको पढ़ाई देते हैं ना, इसको पढ़ाई देते हैं, समझो। कहते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, जैसे तंतु क्या होता है। तो भाई तंतु में जैसे क्या कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कर रहा है, विभिन्न विद्युतीय चालक पदार्थों के लिए विशिष्ट उपयोग क्या होता है, जैसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट, यह टंगस्टन का बना होता है जिसकी प्रतिरोधकता एवं गलनांक अति उच्च हो, जिसके प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होते हैं। अगला है तापीय युक्तियों, जैसे हीटर, गीजर, प्रेस आदि की कुंडली। कहते हैं यह नाइक्रोम के बने होते हैं। ये सब यह किसके बने होते हैं बेटा, नाइक्रोम के बने होते हैं। जैसे तापीय युक्त, हीटर में जो क्वाइल लगा रहता है, या गीजर में जो क्वाइल लगा था, प्रेस में जो क्वाइल लगा रहता है, किसका बना था, नाइक्रोम के बने होते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता अत्यंत उच्च होती है, गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स के लिए प्रतिरोध, इसका मानक प्रतिरोध कहते हैं क्या, यह मैग्नीज या कांस्टेंटन, यह मैग्नीज या कांस्टेंटन का बना होता है। यह पदार्थ की उचित प्रतिरोधकता के होते हैं। ये पदार्थ उचित प्रतिरोधकता के होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता व्यवहारिक रूप से ताप पर निर्भर नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती उड़ती नहीं है, जनरली कांस्टेंट होती है। अतः प्रतिरोध का विशिष्ट मान ताप के सूक्ष्म परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। मतलब ताप में बहुत थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दो, ताप में थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दो तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो यह किसके लिए, प्रतिरोध बॉक्स के लिए। प्रैक्टिकल में किए होगे, क्लास 12 के प्रैक्टिकल में था। ठीक है, लास्ट में टाइम बता के जाएंगे। फ्यूज तार की बात करते हैं, फ्यूज तार जैसे आपके घरों में फ्यूज लगता है, फ्यूज तार की बात करते हैं। यह टीन लेड मिश्र धातु होते हैं। ये क्या होते हैं, टीन और लेड के मिश्र धातु होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, यह टीन और लेड के, टीन मतलब Sn 50 परमाणु क्रमांक, लेड मतलब Pb के मिश्र धातु होते हैं। 63% टीन होता है, 37% लेड होता है, के बने होते हैं। इनका गलनांक कम व प्रतिरोधकता उच्च होती है। गलनांक कम होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है। आगे कहते हैं यह विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति से रूप में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है बेटा, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तथा इस प्रकार से निर्मित होता है कि यदि किसी दोष के कारण परिपथ में धारा का मान निर्धारित मान से अधिक होता है तो यह गल जाता है। जैसे देखोगे आपके घर भी फ्यूज लगा होगा, बल्ब में नाइट्रोजन और हीलियम आर्गन जैसी गैसें भरी जाती है, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। जैसे नॉर्मली सस्ता बल्ब खरीदोगे तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, कॉस्टली बल्ब खरीदोगे तो आर्गन गैस भरी जाती है। अनु कुमारी, सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, मेरा पीछे का टूट गया है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ वीडियो के सामने पढ़िए, पीडीएफ वीडियो के सामने पढ़िए उसको देखना। ठीक है, जैसे ना आप क्या करो, जैसे हम आपके घर फ्यूज लगा होगा तो अचानक से जब वोल्टेज हाई होता है देखोगे फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, वो तार गल जाता है। ठीक है ना, कहते हैं तथा परिपथ को खोल देता है, तथा परिपथ को खोल देता है मतलब वो तार गल जाता है तो सर्किट ओपन हो जाती है, करंट आना जाना बंद हो जाता है, लाइन कट जाती है, स्विच हो जाती है। कहते हैं फ्यूज की कार्यविधि इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती। फ्यूज की कार्यविधि इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। फ्यूज तार से बहने वाली सुरक्षित धारा की त्रिज्या से इस प्रकार संबंधित है, I = R⁴।
फ्यूज तार से जो धारा बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है। फ्यूज तार में जो धारा बहती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, r⁴/2। जैसे ऐसे भी कर सकते हो, I² प्रोपोर्शनल टू r³ बोल सकते हो, I² प्रोपोर्शनल टू r³ भी बोल सकते हो। हाँ, लास्ट में टाइम बता देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है ना, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अरे एलईडी में गैस नहीं भरी जाती बेटा, एलईडी में गैस नहीं भरी जाती है, ठीक है ना। तापी प्रतिरोध है, यह आपके सिलेबस में नहीं है, तापी प्रतिरोध है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तापी प्रतिरोध आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो कल से 6:30 बजे मिलते हैं, कल की क्लास में फिर से 6:30 बजे। अब मैंने क्लास की टाइमिंग बदल दी है, सुबह 6:30 बजे की टाइमिंग रहेगी आप लोगों की। बात समझ में आ रहा भाई, क्लास की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे रहेगी, सभी लोग तैयार हो। चलो, अब किसी का जो कमेंट हो पूछ लो। कल हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद ही इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। सर नंबर 3 फिर से, प्रतिरोध बाक्स के लिए, अच्छा प्रतिरोध बाक्स के लिए, प्रतिरोध भैया, प्रतिरोध बाक्स जो 10 के कक्षा 12 में जो प्रैक्टिकल करते हो प्रतिरोध बाक्स आता है ना, तो वही कह रहा है कि उसमें मैग्नीज और कांस्टेंटन का बना होता है। वह किसका बना था, मैग्नीज और कांस्टेंटन का बना होता है। ये पदार्थ उचित प्रतिरोध के होते हैं तथा इनकी प्रतिरोधकता व्यवहारिक रूप में तार पर निर्भर नहीं करती, तार पर निर्भरता इसकी नहीं होती है, यही कह रहा है। और कह रहा है अतः प्रतिरोध विशिष्ट मान ताप के सूक्ष्म परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 8 डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी नहीं, 8 डोमेन में नहीं आते हैं। कौन सा लेसन है बेटा, लेसन नहीं, यूनिट नंबर 2 चल रहा है करंट, यूनिट नंबर 2 चल रहा है करंट। केमिस्ट्री का क्लास भी आप ही लीजिए, अच्छा केमिस्ट्री का क्लास भी आप ही लीजिए, अच्छा। कुरकुरे में कौन सी गैस होती है, कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बेटा, कुरकुरे में नाइट्रोजन, खाने योग्य पदार्थों में जितने भी खाने पीने की सामान आती है उसका जो पैकिंग किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ठीक है ना। खाने पीने की सामग्री में खाद्य योग्य पदार्थ, खाद्य योग्य पदार्थ के पैकिंग में N2 गैस भरी जाती है, N2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, N2 गैस। चौहान जी, दीपक चौहान हो गया, कंप्लीट हो गया है। सर जी हम अपना पेपर में एग्रीकल्चर भी ले लिए हैं तो उसका भी तैयारी करें। एग्रीकल्चर के लिए आप क्लास 12 का जो नोट्स पढ़े हो ना, क्लास 12 का वही पढ़ो बेटा। सर टेस्ट कैसे होगा, वीडियो कॉल करें। सर जीटी और हिंदी, नहीं वीडियो कॉल से टेस्ट नहीं होगा, उसमें टाइमर लगा रहेगा, चलता रहेगा ना, ठीक है। सर केमिस्ट्री वाले सर 1 घंटा में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, आप ही पढ़ा दीजिए, अच्छा ठीक है बेटा, मैं प्रयास करता हूँ, बातचीत करता हूँ। और हाँ बाय सर, ठीक है। हीलियम भरी जाती है, कहाँ बेटा हीलियम भरी जाती है, खाने योग्य पदार्थों में बेटा नाइट्रोजन गैस, याद रखना। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है पता है, नाइट्रोजन गैस भी अक्रिय होता है, नाइट्रोजन गैस भी अक्रिय होता है क्योंकि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और यह भी लगभग अक्रिय गैस मानी जाती है। यह भी कौन सी गैस मानी जाती है, नाइट्रोजन गैस भी अक्रिय गैस मानी जाती है और यह हानिकारक नहीं है, यह हानिकारक नहीं है। अगर हानिकारक रहती तो हमारे वायुमंडल में 78% है,
अगर हानिकारक रहती तो हम जिंदा रहते क्या? नहीं रहते। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा देखो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर CO2 गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। एंड लो टेम्परेचर, इस पर लो टेम्परेचर पे, अच्छा सर लैंग्वेज भी पढ़ना होगा गुरुजी, बताया जाएगा। वीडियो कॉल से कब होंगे? अच्छा टेस्ट वीडियो कॉल से कब होंगे? अच्छा चलो सर से बात करके बताएंगे बेटा। हाँ ठीक है, सर से बात करके कराएंगे, जल्दी हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, कल कल के क्लास में मिलते हैं 6:30 बजे।